दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है एक बार फिर से एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की न्यू वीडियो में, जहां पर आज हम लोग सीखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सीखेंगे। और मैं आपको ये श्योर करता हूं कि आज के जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, वो आपको डेफिनेटली इतने अच्छे समझ में आ जाएंगे कि इसके बाद आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है देख लीजिए ध्यान से। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमको जानना है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और डिक्रीजिंग मतलब क्या है, वो डिक्रीज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एक वर्ड लिख लेते हैं, एक स्टेटमेंट है, उसको जरा समझ लेते हैं पहले क्या है ध्यान से। देखिए, अ फंक्शन इज continuous at close interval a to b and differentiable at open interval a to b। ठीक है, ये स्टेटमेंट में लेके चल रहा हूं। इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बारे में जानेगा। अगर आपको ये जानना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो आप कंटिन्यूटी वाले वीडियो में चले जाइएगा। मैंने आपको पूरा डिटेल वहां पे दिया गया है। अगर डिफरेंशिएबल के बारे में जानना है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल दिया है, आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये टर्म यहां पर क्या है, वैलिडेट होता है, वेरीफाई होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंक्रीजिंग टर्म और डिक्रीजिंग टर्म में चल रहा है। तो सपोज करिए आपने एक फंक्शन ग्राफ लिया हुआ है। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिया, मान लो ए से लेके बी तक ये क्या है, आपको ये डिफरेंशिएबल है, तो अभी ये मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैंने मान लिया है कि ए टू बी यहाँ पे, ए कहीं यहां पर होगा, बी यहां पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलिए अब बात ध्यान से देखिए। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस ग्राफ में तो दिख रहा है इंक्रीजिंग, लेकिन हमको दिखाना होता है कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, सपोज करो x1 ले लिया है, और एक पॉइंट मैंने यहां पर क्या ले लिया, x2 ले लिया। ठीक है भाई, एक x2 ले लिया यहां पर। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये fx1 आ जाएगा, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कितना आ जाएगा, fx2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगर साफ साफ दिख रहा है कि आपको यहां पर x2 की जो वैल्यू है वो x1 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, साफ साफ यहां पे दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर x1 जो है ये कंडीशन आपको फॉलो कर रहा है, मतलब x2 जो होगा वो x1 से बड़ा होगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर फंक्शन इंक्रीज की कंडीशन आएगी, फंक्शन इंक्रीज कंडीशन ये आएगी कि अगर आपका fx1 जो हो जाए वो भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए, fx2 से हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, वो आपका जो टर्म गिवन है, जो आपका फंक्शन गिवन है, वो हो जाएगा। और याद रखना है चीज को लेके, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा fx, ये वाली कंडीशन पे। लेकिन अगर डिक्रीज की बात कर रहे हो तो डिक्रीज में क्या होता है, ग्राफ में चेंज कर देता हूं। देखो ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जब आपको प्रूफ करना होगा तो आपका ये एक मेथड हो सकता है प्रूफ करने का। मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना, मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इसके वाले का। चलिए, अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता हूं, डिक्रीजिंग में मतलब ग्राफ के थ्रू, तो आपको ये दिखा कि ये होना चाहिए ग्राफ के थ्रू। ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब ये ग्राफ के थ्रू होना चाहिए। मान लिया जाए एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया x1 लिया, और एक पॉइंट यहां पर क्या x2 ले लिया। इसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया आपके पास में, fx1 आ गया, और इसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया आपके पास में, fx2 आ गया। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, मतलब x2 बड़ा हो गया x1 से। लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है साफ साफ कि यहां पे fx1 जो है वो क्या है, fx2 से क्या है, ये बड़ा है। fx2 से क्या, fx1 वाला जो पार्ट है वो fx2 से बड़ा है। तो ये आप समझ लो कि आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये आपकी कंडीशन डिक्रीजिंग वाली हो जाएगी। ये कंडीशन किसकी वाली हो जाएगी, डिक्रीज वाली कंडीशन हो जाएगी। तो एक तरीका ये हो सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टर्म प्रूफ करने का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहां पर हमारे पास में, आगे क्या, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज समझनी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक मेथड तो आप समझ गए कि क्या होता है इंक्रीजिंग मतलब क्या है, लगातार इंक्रीज करना। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो जरा, इंक्रीजिंग अगर मुझे देखना है तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक करता हूं इंक्रीजिंग सिर्फ करता हूं, एक करता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता हूं। ठीक है, उसी तरीके से डिक्रीजिंग भी डिफाइन होगा भाई। डिक्रीजिंग भी आपका कितना हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग मान लीजिए, ये भी एक, तो या तो डिक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा ये।
या तो क्या हो जाएगा ये, या तो क्या हो जाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं, ये स्टिकली क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, इस बात को समझ लेते हैं और ध्यान समझते हैं बात को। देखो ग्राफ के थ्रू समझते हैं, पहले ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इसको बाद में एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे, वो ध्यान समझिए ध्यान से। देखो इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन है, मान लीजिए ग्राफ है, इस ग्राफ में फंक्शन इंक्रीज करा, उसके बाद यहां पे पॉज किया और फिर देखो इंक्रीज कर गया। फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा, साफ साफ दिख रहा, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये पॉजिंग पॉइंट क्रिएट हो रहा है। लेकिन स्टिकली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है भाई, स्टिकली इंक्रीजिंग में ये हो सकता है कि वो लगातार इंक्रीज कर जाए, लगातार इंक्रीज कर जाए। जैसे कि मान लिया जाए, अगर हमने यहां पर, अगर मान लिया जाए ये x1 यहां पर लिया, मान लो x1 यहां पर लिया और यहां पे मान लो x2 लिया। ठीक है, अब ये लगातार मान लो x1 और x2 लगातार, x1 से स्टार्ट करते 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 मैं x2 पे जा रहा हूं, और जैसे ही मैं गया मैंने देखा भैया यहां पर कि ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, यहां पर आप अगर सपोज करो यहां पर गए आप, यहां पर मान लिया जाए कोई पॉइंट रखा है x की, तो ये भी आपको fx1 की वैल्यू सेम मिलेगी, और ये fx की यहां पे मान लीजिए ये आपके पास में x3 आ गया तो fx3 सेम मिलेगी। यहां पे देखा तो fx, यहां पे x4 रखा तो fx4 की वैल्यू 4 वही मिलेगी, सेम मिलेगी आपको, यहां पर सेम मिलेगी, मान लीजिए y0 मिला आपको। ठीक है, अब आप एक बात देख रहे हैं यहां पर कि मान लिया जाए कि x1 जो है वो x2 से बड़ा तो है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आ रही है कि जहां पर आपका 2x पर आपको क्या कंडीशन मिल जा रही है, इक्वालिटी की भी कंडीशन मिल जा रही है। जो कंडीशन इक्वालिटी की भी यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर x तो वेरी कर रहा है, x तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि आपको यहां पर fx1 fx2 में इक्वालिटी का टर्म मिल जाएगा, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रहेगा, सिर्फ स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक जगह पर क्या कि वो पॉज किया है, फंक्शन ने क्या पॉज किया, जब पॉज करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग रहेगा। इतना बात आपको समझना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। सेम कंडीशन हम लोग बात करेंगे, यहां पे बात करेंगे, लेकिन यहां पर देखो जरा, यहां पे बात करो, x1 यहां पे ले लिया और x2 यहां पे ले लिया भाई, यहां पर x2 यहां पे ले लिया, बट यहां पे x1 जो है वो देखो जरा, ये कंडीशन फॉलो कर रही है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर दो x1 x2 के लिए क्या हो जाए, जो वेरी करा रहा हूं मैं, x1 x2 यहां पे वेरी करवा रहा हूं, उसके लिए कोई भी आपको इक्वलिटी का टर्म मिल जाए, हो ही नहीं रहा यहां पर। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का टर्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये टर्म, इंक्रीजिंग वाला टर्म समझ जाएगा, डिक्रीजिंग बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग में क्या होगा भाई, कि मान लिया जाए कोई ग्राफ है यहां तक आया, उसके बाद उसने पॉज किया और उसके बाद फिर देखो ऐसे चला गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखो पॉज किया, यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि मान लिया जाए ये आपने x1 लिया और ये आपने x2 लिया, तो इस x1 x2 पर स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वो अपने आप को पॉज रखा उसने, वो एक ही फंक्शन में एक ही वैल्यू पर क्या रहा, चलता रहा। मान लीजिए यहां पर आ गया ये y0 आ गया, मान लीजिए y0 पे रहा, ये y0 पे लगातार एक ही जगह पे वेरी करता, तो x1 यहां पर भी मान लीजिए कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर भी कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर भी कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, इस सारे पॉइंट पर y0 की वैल्यू मिलेगी आपको, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कंफर्म हो गया कि x1 यहां पर कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, यहां पर fx1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर x1 ले लिया यहां पर, और यहां पर आपका x2 ले लिया, तो आपका अगर x1 यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि लेस देन x2 है, बट fx1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन fx2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब इक्वलिटी का वर्ड आपको कहीं पर दिख जाएगा तो मान लेना कि वो डिक्रीजिंग है, लेकिन कहीं भी इक्वलिटी का टर्म नहीं दिख रहा है दो फंक्शंस को कंपैरिजन के बीच में, तो मान लेना कि क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए इसको अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके आते हैं। इसमें आपको नया पार्ट क्या डालना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाय डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाय डिफरेंशिएशन। ये इक्वालिटी मेथड से आपने सीख लिया इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए,
बाय डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाय डिफरेंशिएशन। इसको समझ लेते हैं भाई, ये क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखना है इस बात को। देखो ये आपको समझ लेना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे क्या होगा इस बात को समझते हैं। डिफरेंशिएशन के ये स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो जरा ध्यान से कि टेंजेंट वाला पार्ट क्या होता है, इस बात को समझते हैं। मान लिया जाए, सपोज करिए कि आपके पास में एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है, ये पॉइंट, ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब मान लो आपको यहां पर ये आपको इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट फाइंड करना, तो आप टेंजेंट ये ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है। मान लो यहां फाइंड करना है तो आप टेंजेंट ये ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है। करते नहीं करते, एक ग्राफ और ले लेते हैं भाई, एक ग्राफ और ले लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपने ले लिया। मान लो यहां पे फाइंड करना है तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ, ये टेंजेंट ड्रॉ करना तो आता होगा सबको भाई, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मान लो यहां पे फाइंड करना हो, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो अपना, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ करते 2 पॉइंट पर, एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर लिया आपने, एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर लिया, इसी तरीके से आपने एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर लिया, एक पॉइंट यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। उसके पहले आप एक बात जरा समझ लो, उसके पहले एक बात समझ लो कि क्या होता है भाई, आप एंगल जब मेजर करते हो टेंजेंट के लिए तो आपके पास में 2 तरीके होते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन का एंगल मेजर करना है तो एक तरीका ये होता है, ये होता है क्लॉकवाइज का तरीका होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज का तरीका होता है। और ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज का होता है। एंड क्लॉक ये क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है भाई, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज में जब एंगल लेते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज में लेते हैं एंगल तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ लेना, जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो पॉजिटिव लोगे, और जब क्लॉकवाइज लेते हो तो नेगेटिव एंगल लेते हो, ठीक है। जैसे ये आपको क्लियर होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। अब मान लीजिए सपोज करिए कि इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए जब आप टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर लिया तो इसके लिए जो एंगल बनेगा वो मान लीजिए θ1 बना, θ1 बना, और इसके लिए एंगल आपका कितना बना, θ2 बना, θ2 बना। अब ये θ1 θ2 दोनों क्या एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए पहला वाला जो था, पहला वाला जो लाइन था उसके लिए स्लोप आपने निकाला m1 = tan θ1, आपने यहां पर निकाला, नहीं निकाला। m2 निकाला आपने, कितना निकाला, tan θ2 निकाला, tan θ2 निकाला। आप बताओ θ1 θ2 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, और θ1 और θ2 की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 के बीच में ही होगी, 0 से लेके π/2 के बीच में ही लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि भैया सीधी सी बात यहां पर आप क्लियर कर चुके हो कि यहां पर जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप एंगल को 0 से लेके कहां तक ले जा सकते हो, यहां पर 90 तक ले जा सकते हो अभी, ठीक है। 0 तो 90 तक ले सकते हो, तो आपने ये एंगल पॉजिटिव ले लिया, ये एंगल पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। बट यहां पर आपने देखा, यहां पर देखा आपने, पहला वाला पार्ट यहां पर देख लिया, ये θ1 हो गया, और ये वाला थीटा एंगल कितना हो गया, θ2 हो गया, नहीं हो गया। यहां पर साफ साफ दिख रहा है 0 से 90 के बीच में होगा ये एंगल। और यहां पे आपने देखा जो यहां पर θ1 और θ2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपका π/2 से बड़ा है, और 90 पाई से थोड़ा सा छोटा है, नहीं छोटा है, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब ये बताइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बिलोंग करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहां पर m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, नहीं आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, नहीं आएगी, मतलब पॉजिटिव रहेगी, नहीं रहेगी, बताइए, ये पॉजिटिव रही नहीं रहेगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो आप मुझे बताइए, अगर m1 आपने फिर से निकाला, यहां पर m1 और m2 की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी, बताइए, वो नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। तो यहां पर आपने पॉजिटिव निकाले, यहां पर आपने नेगेटिव निकाले। मतलब ये डिपेंड करता है, जब स्लोप निकालते हैं तो वो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल आपका पॉजिटिव होता है, मतलब वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा होता है, तो आपके पास में स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखते हैं। अब इसको मैं इसको रफ कर रहा हूं, और समझिए इसको ध्यान से जरा, क्या होता है यहां पे, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए इस बात, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए वही टर्म है, ए फंक्शन जो है डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस है एट
ए टू बी है एंड डिफरेंशिएबल है एट ए टू बी है, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, कंडीशन हमारे पास में क्या हो सकती है, इस बात को समझ लेते हैं भाई, ठीक है, ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। देखो, अगर एफ डैश एक्स वो की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, अगर फंक्शन एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और अगर फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है लेस देन 0 आती है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यहां पर ये आपके पास में गिवन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात समझ आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। ये इंक्रीजिंग हो गया आपका और ये डिक्रीजिंग हो गया। लेकिन अगर सपोज करिए यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, ये क्या गई, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहां पे मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 अगर आ गया है तो फंक्शन आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। तो इस बात को समझ लो, ग्रेटर और इक्वल टू को आप अच्छी तरीके से सीख लो और समझ लो। सीख जाओगे तो बन जाओगे हीरो, और अगर नहीं सीख पाओ तो बन जाओगे जीरो, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। तो सीखना बहुत जरूरी है, तो इसको अच्छी तरह समझ लो। ग्रेटर इक्वल टू 0 में है तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्राफ के थ्रू मैं समझा रहा हूं। यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ये लेस आर इक्वल टू 0 है तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिगर के थ्रू समझ लीजिए। यहां पर इस वाले पॉइंट पर अगर ये इंक्रीज कर रहा है कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग यहां पे देखेंगे ये चलेंगे, ये रुका फिर ये चला गया, ये जो पॉइंट आपका है यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहां पॉजिंग, देखो इस पॉजिंग पॉइंट पर ये आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, जब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी तो आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। उसी तरीके से डिक्रीजिंग वाले टर्म पे देखते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले पे, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही यहां पर हम लोग देखेंगे, इस वाले पे देखेंगे, ये यहां पर पॉज किया उसके बाद ये चला गया, इस वाले टर्म पर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल टू 0 मिलेगी। तो ये वाले केस पे आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स की वैल्यू हर जगह ग्रेटर देन 0 मिलेगा, बट इस वाले पूरे पे आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मिलेगी सारे ए टू बी के बीच में, और यहां पर क्या मिलेगा, सब जगह आपको एफ एक्स लेस आर इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका चलेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये सिर्फ आपका कौन सा है, ये सिर्फ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया। तीसरा वाला आपका पार्ट कौन सा है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आपका सिर्फ डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपने 4 ग्राफ और यहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपने यहां पर सीख लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, यहां पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ गई। देखो मेरा जो एम है वो आपको बस यही समझाना है कि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कॉन्फिडेंटली बिल्कुल हर चीज को बारीकी से देखना है, ठीक है। जरा से भी डाउट आपको लगे तुरंत कमेंट करिए कि सर ये प्रॉब्लम कर रहा है, आप मुझे दोबारा बताइए। लेकिन ये कंफर्म है कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो इतना एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है, इतना प्योर कॉन्सेप्ट है कि वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है कॉन्सेप्ट उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन थ्रू और भी समझते हैं जरा इसको हम लोग। ठीक है भाई, चलिए इतना क्लियर हो गया अभी समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। कंक्लूड भी मैंने कर दिया है, अब इसको क्या कर रहे होते, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब पहले 2 क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया
तो मैं ये 100% श्योर कह रहा हूं आपसे कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में विद इन सेकंड का टाइम लगेगा। बस पहले दो क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट कर लो आप किसी भी तरीके से, और पहले दो क्वेश्चन में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जो दो मेथड मैंने सिखाया था, एक इनइक्वालिटी वाला मेथड सिखाया है और एक आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड सिखाया है, वो दोनों मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, देखिए समझिए ध्यान से। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू log e base x, log e base x गिवन है, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinite। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, आपको ये प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से देखते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखते हैं, दोनों मेथड सीखते हैं। एक इनइक्वालिटी वाला मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई जरूरत पड़ेगी। कहां जरूरत पड़ेगी आपको जरूरत पड़ेगी 1 1 on 2 में। जब रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन में 1 1 on 2 वाली कंडीशन में 1 1 प्रूफ करते हुए आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कर सकते हो वहां पे। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक बात आपको एडवाइस कर दे रहा हूं कि आप इनइक्वालिटी की वीडियो जरूर देखना। देखो, मैं कोई भी काम कर रहा हूं विद प्रोसेस से कर रहा हूं। क्या रीजन था कि सबसे पहले मैंने बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ाया, उसका रीजन अभी आप समझ जाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने पढ़ाया आपको बेसिक इनइक्वालिटी पहले। ठीक है, ध्यान से देखिए जा, ध्यान से। पहले आप पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं। आप बताइए फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, अगर आपको फंक्शन fx गिवन है यहां पर और log e बेस x गिवन है यहां पर, ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था कि अगर x1 जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो fx1 जो है वो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर इंक्रीजिंग वर्ड ले रहा है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग वर्ड ले रहा है, तो भाई इंक्रीजिंग इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इक्वल टू लगा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हो सकता है इक्वल टू लगाओ, उससे भी इतना ज्यादा हमको दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली वर्ड डिफाइन कर दे तो 100% इक्वलिटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा रहा है तो आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको दिमाग में ये बात रखनी है, स्ट्रिक्टली और सिर्फ नॉर्मली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस आता है। बात समझ में आ गई? चलिए ध्यान से देखते हैं जरा। अब ये बताइए, मैंने सपोज करो मैंने पॉइंट ले लिया, एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, x2 ले लिया। अब मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग दोनों तरफ ले लिया, लॉग बेस e1 पे लिया यहां पर, और लॉग कितना लिया, बेस e2 पर लिया यहां पर, x2 ले लिया यहां। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी? क्या आपकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा? उसके लिए आपको चलना पड़ेगा बगल पे, और इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। लॉग ए बेस बी, इसकी कहानी समझते हैं। लॉग ए बेस बी एक्चुअल में क्या है यहां पर देखो। लॉग ए बेस बी आपको दो तरह से डिफाइंड होता है। मतलब एक क्या होता है कि अगर बेस ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और दूसरी कंडीशन पे क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर बेस ए है तो ये आपका जो फंक्शन रहेगा वो आपका ये रहेगा, और अगर यहां पे 0 है, 0 से लेकर 1 तक बेस रहेगा तो आपके पास में ये कंडीशन रहेगी। ये जो पॉइंट होता है 1,0 होता है, और ये भी पॉइंट आपके पास में क्या होता है, 1,0 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बहुत ध्यान समझिए जरा। देखो, बहुत ध्यान समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फंक्शन में आपका क्या है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान सुनो, ये आपका log a बेस b यहां पर गिवन है, तो इस बेस a अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये ग्राफ बनता है, और 0 to लेकर 1 साफ साफ दिख रहा है कि जब ये बेस a 1 ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग हो रहा है, और साफ साफ दिख रहा है कि ये जब आपका 0 से 1 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो, बेस a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर इंक्रीजिंग फंक्शन, बेस 0 से लेके 1 पर डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी समय है, पढ़ लो, नहीं तो धुलने पड़ेंगे बर्तन। चलो समझ आ गई बात? देखो वो ठीक है, अभी देखो समझो ध्यान से। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप ये कंडीशन लेके चल रहे हो तो क्या होगा, ये कंडीशन लेके चल रहे हो तो आप मुझे ये बताइए ध्यान से
कि ई की वैल्यू क्या होती है, जो ई की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है, एक्चुअल में 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। तो मुझे बताओ जरा यहां पर अगर बेस आप यहां पर ई ले रहे हो तो ये आपके पास है, मान लीजिए ई यहां पर है, यहां पर ई की वैल्यू आपके पास मान लीजिए आ जाएगी आपके पास में। अब ये समझने वाली बात यहां पर ये है कि आपके पास में जो बेस की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 पे तो आ रही ना, ग्रेटर देन 1 पे आई ना ई की वैल्यू यहां पर, इसका मतलब ये दोनों रहेगी, दोनों वैल्यू, ये वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग रहेगी, मतलब ये वाला टर्म फॉलो करेगा, इंक्रीजिंग वाला फंक्शन फॉलो करेगा। इसका मतलब जब आप x यहां पर लगातार x को वैल्यू करोगे तो 100% ये क्या रहेगा कंडीशन, fx2 भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है भाई, क्योंकि यहां पर बेस ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो फंक्शन इंक्रीजिंग का टर्म लेगा। तो इसका मतलब अगर सपोज करो आपने यहां पर एक x1 लिया हुआ है और यहां पर आपने एक x2 लिया हो, तो 100% ये क्लियर हो जाएगा कि x2 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर fx2 यहां पर, और fx1 की वैल्यू क्या यहां पर, इसके कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन होती तो फिर रिवर्स हो जाता। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका दूसरा मेथड देखते हैं, बाय डिफरेंशिएशन मेथड देख लेते हैं इसका। ठीक है, सारे पॉइंट आप समझोगे, एक एक पॉइंट समझोगे आप, बस क्लियरिटी आप रखो अपने दिमाग में। ठीक है, 100% सेव कर रहा हूं कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहां पर। ध्यान से देखिए जरा, देखिए बाय डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है। भाई आपको बताओ, एक आपको हर नॉलेज में यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक चीज में देने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, ओके चलिए डिफरेंशिएशन मेथड में क्या करते हैं, एफ एक्स लिखा हुआ आपके पास में, एफ एक्स लिखा हुआ यहां पर क्या आता है, लॉग ई बेस एक्स है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0, ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। ये समझाया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए कितना आ जाएगा, 1/x, कितना 1/x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मुझे बताइए ध्यान से, इसको करने के दो तरीके समझ लो भैया, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। इनइक्वालिटी का यूज अब से स्टार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन से। इनइक्वालिटी मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया, आप जाइए इनइक्वालिटी वाली वीडियो देखिए। मैं डैम श्योर आपसे कह रहा हूं कि आगे चल के आपको इनइक्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, 100% श्योर मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, मॉडलेस इनइक्वालिटी भी बताया मैंने, वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन करवाया, दो फंक्शंस में मॉड लगाया, वो करवाया, हर चीज मैंने आपको करवाया। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना जाके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसका पहला पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है सोल्यूशन का। आप बताइए फर्स्ट पार्ट में x जो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके इन्फिनाइट तक बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा। इसका मतलब आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, इन्फिनाइट से छोटी मतलब वैल्यू तो आप पॉजिटिव पुट करोगे ना, है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ना। तो आप बताओ एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पे रखोगे, 1/x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो बताओ टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। जब टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया कि नहीं आएगा, बताइए। इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, नहीं हो गया, क्लियर है बात। ठीक है, सेकंड मेथड पे आते हैं। इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, इस बात को देखो भाई। एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन की टर्म भी मैंने इक्वलिटी में समझाया है, तो वीडियो पॉज कर लेना यहां से इसको, और डायरेक्टली इनइक्वालिटी वाले वीडियो में चले जाना, पहले उसको सारा सीख लेना, फिर यहां पे आ जाना, क्योंकि अब अगले कुछ क्वेश्चन में हम लोग इनइक्वालिटी वाला पार्ट ही करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन या तो 0 हो जाए या तो इन्फिनाइट हो जाए। x की वो वैल्यू यहां पुट करो जिसकी वजह से ये पूरा वैल्यू क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो इन्फिनाइट हो जाए, उसको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। बस कंडीशन क्या नहीं होनी चाहिए कि पूरा वो x जो होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन है वो फुल्ली पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आगे समझाऊंगा आपको। तो इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन x की वैल्यू यहां पे 0 पुट करो, कैसे निकालेंगे पता लगा, यहां पर x की वैल्यू को आप 0 पुट कर दो, तो बताओ x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनाइट आ जाएगा, तो साफ साफ इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन 0 आ गया। अच्छा, इसको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट ही बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ही बोलते हैं, 3 नाम है, समझाया वहां पे, देख सकते हो आप। सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इन्वर्जन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, उसके बाद एक रेज आती है, सबसे पहले यहां पर गिरती है और उसके बाद चली जाती है, तो रेज यहां पर आई और चली गई।
साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमेशा राइट साइड से होता है प्लस माइनस। साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर साइन, ये साइन प्लस का मतलब होता है ग्रेटर साइन, और माइनस का मतलब होता है लेस साइन। मतलब अगर आपको ग्रेटर का टर्म लेना है तो आपको एक्चुअल में प्लस लेना है, और अगर लेस का टर्म लेना तो आपको नेगेटिव लेना। तो प्लस का साइन लेना आपको, तो यहां पर 100% ये बताइए, ये वैल्यू आप लोगे आप। तो आप साफ साफ दिख रहा है कि आप जीरो से लेके इन्फिनाइट तक आप जो वैल्यू ले रहे हो, तो ये फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही है। अगर आप जीरो से लेके इन्फिनाइट तक जा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है यहां पर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के पास में एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक आ रही है, जिसमें क्या आ रहा है यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ जा रही है, और यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेस देन जीरो आ रही है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक आपको मिल रहा है, तो यहां पर भी आपको क्या फंक्शन, ये प्रूफ हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें भी मैं आपको बहुत तरीके समझाने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं अभी। मजा आई ना, ठीक है यार, ऐसे ही मजा आते रहे यार, और क्या, और क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने को, बस यही चाहिए ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आता रहे, बस। जो एक मोटिव मैंने बना रखा है, जो एम बना रखा है, ठीक है, इस बात को लेके कि हाँ, सब मैथ्स से जो डरते हैं वो मैथ्स से डर निकल जाए, ठीक है। और जो अफोर्डेबल नहीं होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत स्टूडेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस के लिए, वो भी समस्या खत्म होनी चाहिए। ये कंफर्म बात है कि स्टेबल होने के बाद, स्टेबिलिटी थोड़ी सी मतलब धीरे धीरे जब इंक्रीज करूंगा, तो ये कंफर्म बात है कि हर एक पार्ट का अलग अलग आएगा। जैसे कि आईटी के लिए अलग बैच चलेगा, एनडीए वाले जो फाउंडेशन बैच का वो अलग चलेगा, एकेडमिक का अलग चलेगा, ये सब अलग चलेंगे, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा स्टेबल करना है, आप लोगों को सपोर्ट बस बनाते रहना, 100% करना है अभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, प्रूव दैट फंक्शन इज लॉग, ठीक है, इस ये आपका बेस ए हो गया, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनाइट इफ a greater than 1 and decreasing if a is a this value, ठीक है। अभी समस्या तो नहीं हो, क्योंकि मैं आपको ग्राफ बता चुका हूं, सब चीज बता चुका हूं, तो ये तो समस्या ही नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ये तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं आप, ठीक है। समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग पक्का वाला स्मार्ट हो गए हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने की कोशिश करवा रहा हूं ना, तो वो चीज आपके माइंड में क्लिक कर रही है, इसकी वजह से अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो चुटकियों में सॉल्व होगा, देखो ध्यान से, और डिफरेंशियल मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि अभी वही सारा क्वेश्चन करते चलाना हमको, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, भाई डिफरेंशियल मेथड करना हम लोगों को। आप मुझे बताइए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में है log ए बेस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स नहीं, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/x, और यहां पे कितना आ जाएगा log ई बेस ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई बेस ए आ जाएगा। इसका मतलब आप एक फॉर्मूला आप यहां पे समझ जाइए कि d/dx log ए बेस एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/x log ई बेस ए होती है। एक फॉर्मूला और आपको समझना है कि log ए बेस बी की जो वैल्यू होती है वो 1/log बी बेस ए हो जाती है। तो उल्टा भी आ सकते हैं हम लोग, उल्टा भी आ सकते हैं, अगर log 1/log बी बेस ए गिवन है तो ये चल के आपके पास में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं 1/x, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में log ए बेस ई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर ही आ गई। अब इसके दो कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में मुझे बताइए कि x की वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक गिवन है, ये कितना गिवन है, x यहां पर जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक आपका गिवन है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक गिवन है, मतलब पॉजिटिव गिवन है, तो इसका मतलब ये आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मतलब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 100% श्योर हो गया कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात इतना, ठीक है। अब ये बताइए ध्यान से, मुझे एक बात आपसे समझना है, वो क्या है उस बात को देखो जरा ध्यान से, ठीक है। क्या हमारे पास में है, ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं इस बात को, ठीक है। अब इसके दो कंडीशन में लेके चल रहा हूं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन में लेके चल रहा हूं। पहली कंडीशन में लेके चल रहा हूं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
और दूसरी कंडीशन क्या है, ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो इसका मतलब ग्राफ आपका ये बनता है, ये ए ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ बनता है। एफ एक्स मान लीजिए, नॉर्मली लिया है, और यहां पर आपके पास में जो एफ एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ये बनता है, कुछ ये बनता नहीं बनता है। ठीक है, अब बताइए, बहुत ध्यान समझना, पहली कंडीशन में मैं, आप बताइए, अब ये बताइए पहली कंडीशन में इस ए की जो वैल्यू है वो 0 से लेके कितने के बीच में है आपके पास में, 0 से लेके 1 से बड़ी है, सॉरी 1 से बड़ी है। और ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। आप मुझे बताइए ई मतलब ई एक्स की जगह है ना आपके पास में, जो आपके पास में x है वो अभी क्या ई आ गया है, देखो जरा यहाँ पर log a बेस x था, तो यहाँ पर e आ गया, तो e की वैल्यू कहां पर होगी, e की वैल्यू मान लो ये आपके पास में कोऑर्डिनेट 1,0 होता है, तो बताइए ये वैल्यू यहां पर कहीं होगी, e, ये e होगी। इस e के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो ये वैल्यू आपके पास में ये आएगी, एफ ई आएगी नहीं आएगी, तो एफ ई की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताइए एफ ई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऊपर की तरफ है, तो बताइए पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो आप मुझे बताइए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था और यहां पर इनटू पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो बताइए ये आपका इंक्रीजिंग हो गया नहीं हो गया, यहां पर ये इंक्रीजिंग हो गया नहीं हो गया, यहां पर बताइए बात समझ में आ गई नहीं समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए जरा, दूसरी कंडीशन देखिए, ये आपका यहां पर कितना है 1,0 होता है। अब बताइए यहां पर आपके पास में ई रहेगा, इस ई के रिस्पेक्ट में आपके पास में एफ ई की वैल्यू ये रहेगी नहीं रहेगी, एफ ई की वैल्यू ये नहीं रहेगी। अब बताइए एफ ई क्या है, नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव है, क्योंकि ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के नीचे, तो आपके पास में ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो आप मुझे बताइए एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव है, 1/x की वैल्यू पॉजिटिव है, इनटू नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, नेगेटिव आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0, तो ये आपका क्या आ गया, ये डिक्रीजिंग आ गया। बताइए बताइए समझ में आ गई, समझ में आ गई। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, मजा आई नहीं मजा आई, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप में आपको वहां पहुंचाता चला गया। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग क्या करेंगे, इसके और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या हो जाए आपके लिए पूरी क्लैरिटी हो जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे, डिफेंस लेवल पे नहीं छूटना चाहिए, और ना ही छूटेगा। दिस इज माई सियोरिटी, नॉट गारंटी, दिस इज माई गारंटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, गारंटी वर्ड अलग होता है, सियोरिटी सियोरिटी मतलब पॉजिटिविटी होती है, और गारंटी मतलब उसमें कहीं ना कुछ अलग छुपा होता है। मैं श्योर आपको कर रहा हूं 100% कि आपको जरूर इसमें आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।